नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरन जिले के गांव ठक्करपुरा में एक चर्च में हुई बेअदबी की घटना और उसके बाद वहां पर खड़ी कार को आग लगाने की घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस घृणित अपराध करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने डीजीपी को इस घटना की तह तक जाकर जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्हें यह भी कहा है कि इस घटना के पीछे राज्य की अमन शांति, खुशहाली और तरक्की की दुश्मन ताकतों का हाथ है। उन्हें यह भी कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका मकसद है राज्य के शांतमयी माहौल को खराब करना, पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी भाईचारे को पटड़ी से उतारना। आपको यह बता दें कि तरन शहर में एक चर्च में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया था। मंगलवार रात 12:30 बजे 4 आरोपी चर्च में दाखिल होते हैं। पहले दिख रहा है साफ कि एक युवक जिसने के नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है और गुलाबी रंग का परना लपेट रखा है, वह तेज धार हाथ में हथियार लिए चर्च में दाखिल होता है और वहां पर बनी प्रतिमा जो यीशु मसीह की है और मां मरियम की है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। जाते समय यह युवक के साथ एक और व्यक्ति अंदर आता है और भगवान यीशु मसीह का जो मूर्ति का सर तोड़ा गया होता है उसे उठाकर ये भाग जाते हैं और जाते समय पादरी की कार को भी आग लगा जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को अब बैबल कलां गोलीकांड में भी तलब कर लिया गया है। आईजी निहाल सिंह की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से सुखबीर सिंह बादल को 6 सितंबर को बुलाया गया है। यहां बेअदबी के बाद प्रदर्शन कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से फायरिंग की गई थी। सुखबीर बादल उस समय डिप्टी सीएम थे और उनके पास गृह मंत्रालय भी था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यह जानना चाहती है कि बैबल कलां में फायरिंग के ऑर्डर किसने दिए थे। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल को कोटकपुरा गोलीकांड में भी तलब किया जा चुका है। 30 अक्टूबर यानी कि एक दिन पहले आज से उन्हें चंडीगढ़ में बुलाया गया था। हालांकि सुखबीर बादल का कहना था कि उन्हें सम्मन नहीं मिले और इसलिए वह सिट के सामने पेश नहीं हो सकेंगे। इसी को लेकर एडीजीपी एलके यादव की सिट टीम ने यह कहा था कि 2 बार उनके घर सम्मन भेजे गए, लेकिन पुलिस अफसर को यह कहा गया कि सुखबीर बादल विदेश में हैं, दोनों बार सम्मन तामील नहीं किए गए। कुरियर से भी सम्मन भेजे गए। इसके बाद सुखबीर के करीबी के व्हाट्सएप पर भी सम्मन भेजा गया। इस सुखबीर पेश नहीं हुए, इसलिए इस बार एसआईटी ने सुखबीर बादल को 14 सितंबर को फिर से पेश होने के लिए कहा है। वहीं सुखबीर बादल का कहना है कि जितने मर्जी सम्मन भेज दें, मैं आने के लिए तैयार हूं। पहले मैं विदेश में था इसलिए सम्मन नहीं ले सका। जब मैं वापस लौटा विदेश से तो सम्मन देने कोई नहीं आया। मैंने वापस आकर खुद एसआईटी के अफसरों को फोन करके पूछा कि कब आना है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले 5 साल कांग्रेस ने बेअदबी के नाम पर ड्रामा किया, अब आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर है। आपको यह भी बता देंगे सुखबीर बादल की अगुवाई में ही आज अकाली दल का एक शिष्टमंडल पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित से मिला। इस मुलाकात के बाद सुखबीर बादल ने कहा कि हमने गवर्नर से मिलकर रिक्वेस्ट की है कि जैसे दिल्ली में एलजी ने शराब घोटाले की जांच कराई, सबूत मिलने पर सीबीआई ने केस दर्ज किया, जैसे वहां करोड़ों का घपला हुआ वहीं वैसा ही घपला पंजाब में भी हुआ है। इस मामले में सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जांच की मांग अकाली दल की ओर से की गई है। श्रोमणी अकाली दल की डेलीगेशन ऑनरेबल पंजाब गवर्नर साहब ਨੂੰ मिली है रिक्वेस्ट करने वास्ते कि जिमें दिल्ली विच लैफ्टिनेंट गवर्नर ने जिहड़ा शराब की घोटाला होया ओदी इन्वेस्टिगेशन की, ਉਹਦੇ बाद जो सबूत आए सीबीआई ने केस रजिस्टर किया तो जिमें दिल्ली करोड़ों रुपये का घपला होया उवें ही घपला इत्थे पंजाब च होया।
पंजाब के कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद महारानी परनीत कौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परनीत कौर को कांग्रेस से निकालने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में चंडीगढ़ में बैठक भी हुई। इसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया कि सांसद परनीत कौर पार्टी के खिलाफ चल रही हैं। असल में कांग्रेस अगर परनीत कौर को निकालती है तो उनका सांसद पद बना रहेगा, वहीं अगर वह खुद कांग्रेस को छोड़ती हैं तो तय कानून के मुताबिक उन्हें सांसद पद छोड़ना होगा। इसी वजह से कांग्रेस उन्हें निकाल नहीं पा रही है और परनीत कौर खुद पार्टी छोड़ नहीं रही हैं। यह भी बड़ा सवाल है, अगर सांसद परनीत कौर को निकाला जाता है तो क्या उसके बाद पटियाला की लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन होंगे, और ऐसा पंजाब में कौन सा कांग्रेसी है जो दावे के साथ यह कह सकता हो कि वह इस सीट को जीत लेगा। इसलिए भी कांग्रेस बेवजह का शोर मचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि एक एक करके कांग्रेस को तमाम नेता अलविदा कह रहे हैं। केंद्र में जो नेतृत्व है, दिल्ली नेतृत्व है जो कांग्रेस का, उसका हाल क्या है ये सब जानते हैं। गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ गए हैं, आनंद शर्मा तैयारी कर रहे हैं छोड़ने की, कपिल सिब्बल ने भी दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है, और भी कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को अलविदा कहने के लिए कतार में हैं। पंजाब में हालत और भी खराब है। कई पूर्व मंत्री जिनको टिकट दिया था कांग्रेस ने, उन्होंने सत्ता सुख भोगा भी, वह भी कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। कुछ मंत्री पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कई मंत्रियों के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भाजपा में शीघ्र ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन पर हमेशा ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और आम आदमी पार्टी से उन्हें डर है। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और कांग्रेसी नेताओं को डर है कहीं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज ना कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भारत भूषण आशु, जो कि फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री हैं, वह ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के उन पर आरोप हैं। वह विजिलेंस के रिमांड पर थे और आज उन्हें जेल में भेज दिया गया है। इससे पहले साधु सिंह धर्मसोत, वह भी जेल में हैं। संगत सिंह गिलजियां, वह बेल पर चल रहे हैं। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, जिन पर आरोप हैं कि अमृतसर में ही उन्होंने एक कॉलोनी को फायदा तब पहुंचाया था जब प्रदेश से कांग्रेस सरकार की छुट्टी हो गई थी। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन पर भी आरोप हैं कि उन्होंने बाहुबली जो उत्तर प्रदेश के थे मुख्तार अंसारी, उन्हें यहां रोपड़ जेल में बंद रखवाया और वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया। सेहत विभाग में भी घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए कांग्रेसी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस जो मर्जी मीटिंगें करते रहे, लेकिन सच तो यह है महारानी परनीत कौर की संसदीय सीट को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब कांग्रेस ने 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल के लिए कमर कस ली है। पंजाब से 10,000 कांग्रेसी धरने में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाएंगे। यह फैसला भी चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के दौरान किया गया है। इसमें जो प्रधान हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि हमसे पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। हमने कभी सिलेंडर 350 से ज्यादा नहीं होने दिया। इन्होंने 8 साल में ही सिलेंडर का भाव 1150 रुपए का कर दिया। डीएपी खाद कभी 450 रुपए से ऊपर नहीं गई, लेकिन अब 1300 रुपए में मिल रही है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 2,000 ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਥੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ रैली च जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ਨਾਲ जुड़िया हुआ मुद्दा है और मैंने लगता 12,000 ਦੇ 10,000 ਦੇ करीब लोग जड़े वो पंजाब चो जाएंगे। लेकिन हम सब सवाल ये भी पूछना चाहेंगे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से कि वह दिल्ली जा रहे हैं 10,000 कार्यकर्ताओं को लेकर। क्या उन्हें भी लगता है कि हाईकमान को वह अपनी पावर दिखाएंगे तो उनकी कुर्सी बची रहेगी, उनका पार्टी अध्यक्ष पद है जो बचा रहेगा। लेकिन बात करेंगे पंजाब के मुद्दों की। पंजाब के मुद्दों को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है। रेत के दाम इस समय 7500 रुपए प्रति सैकड़ा जा पहुंचे हैं। अमृतसर के ही कुछ ठेकेदारों ने एक दिन पहले
अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन से मुलाकात की और दुहाई दी, कारोबार तबाह हो रहा है, लोग भूखे मरने को हैं, मजदूरों का घर नहीं चल रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही बहुत सारे कारोबार जुड़े होते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि वैसे तो अवैध खनन हमेशा ही पंजाब में चर्चा में रहा है। विधानसभा चुनाव में अवैध खनन मुद्दा बना था और आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से, इन नेताओं की ओर से यह दावा किया गया था जैसे ही वह पंजाब की सत्ता में आएंगे तो रेत माफिया पर लगाम लग जाएगी। लेकिन हालात ये हैं कि खनन माफिया इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि सरकार उस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। बीएसएफ की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है कि सीमा के आसपास बॉर्डर एरिया में इतना अवैध खनन हो गया है कि वहां से पाकिस्तान से यहां तक सुरंगें बनाई जा सकती हैं। कितना घातक है ये सारा काम, ये कितने पावरफुल हैं ये लोग, इसी बात से आप देख सकते हैं कि चक्की पुल बाढ़ आने से बह गया था। लोगों ने दुहाई दी थी कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा और भी पंजाब के कई मुद्दे हैं जिस पर काम होना बाकी है। शराब की बात होती है, गैंगस्टरों की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब के मुद्दों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को पेशी के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले 3 बार विजिलेंस की ओर से आशु का रिमांड लिया गया था। 22 अगस्त को आशु को विजिलेंस ने उनके घर के पास एक सैलून से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसका लगातार रिमांड लेते रहे। अभी तक भारत भूषण आशु का जो पीए है पंकज मीनू मल्होत्रा, वह फरार है। विजिलेंस को उसकी तलाश है, लेकिन अभी तक वह विजिलेंस के हाथ नहीं आ पाया है। आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर थे जो फूड एंड सप्लाई विभाग के राकेश सिंगला, उसको बेहद ताकतवर बना दिया गया था भारत भूषण आशु की तरफ से। और एक तेलूराम जो ठेकेदार पकड़ा गया था, उसने भी कई अहम खुलासे किए थे। विजिलेंस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। अब विजिलेंस की ओर से भारत भूषण आशु और उनके नजदीकियों या परिजनों की ओर से कितनी संपत्तियां बनाएंगी, इसकी भी जांच कर रही है। विजिलेंस के हाथ वो भी दस्तावेज लगे हैं जो 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान हल्फनामा जो भारत भूषण आशु की ओर से दिया गया था, उसमें उसने अपनी प्रॉपर्टी को करीब 6 करोड़ का बताया है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत भूषण आशु के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। अब ये उसके पास संपत्ति इतनी है या नहीं है, उसने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, ये फैसला कोर्ट को करना है। हम तो बात कर रहे हैं उन आरोपों की जो विजिलेंस की ओर से भारत भूषण आशु पर लगाए गए हैं। अब यह भी सूचना है कि पूरे पंजाब में फूड एंड सप्लाई विभाग के कई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे 90 अधिकारियों की सूची विजिलेंस की ओर से बना ली गई है जिन्होंने इस घोटाले में भारत भूषण आशु का साथ दिया, जो हमेशा ही उसके हर एक हुक्म को मानते रहे और अपनी जेबें भी गर्म करते रहे। पूरे पंजाब में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिस तरह के ये घोटाला सामने आया था कि जो अनाज मंडियों में खरीदा जाता है वह मंडियों से गोदामों तक पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है वह ट्रक होते हैं, लेकिन यहां पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ही यह सारा सामान अनाज गोदामों तक पहुंचा दिया गया। आपको यह भी बता दें कि जब प्रदेश में अकाली दल, बादल और भाजपा की सरकार थी, तब एक बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वह भी प्रदर्शन उन्होंने भी किया था और मोटरसाइकिल लेकर आए थे और कहा था यह है वो मोटरसाइकिल जिस पर अनाज लाद कर गोदामों तक पहुंचाया गया। वैसा ही घपला उनके मंत्री की ओर से भी किया गया जब कांग्रेस की सरकार थी। उसको बचाने के लिए पूरी कांग्रेस ही विजिलेंस के दफ्तर के बाहर बैठ गई थी। लेकिन कांग्रेसियों को यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने पंजाब का खजाना लूटा है, पंजाब के लोगों का अधिकार छीना है और उनका पैसा खा लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पंजाबी गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू अपनी वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार अपने परिवार के साथ
गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने यहां पर अपनी गलती मानी और कहा कि गुरु की शरण में वे आए हैं, वहीं पूरे विश्व से उन्हें प्यार मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंद्रजीत निक्कू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक डेरे के अंदर संत के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इस वीडियो में इंद्रजीत निक्कू संत से कह रहे हैं कि काम ना मिलने के कारण वह बेहद परेशान है। वह संत से मदद मांगते दिख रहे हैं और संत के सामने अपने आर्थिक हालातों का भी जिक्र कर रहे हैं। निक्कू इस वीडियो में कह रहे हैं कि वह कर्ज में दबे हुए हैं और इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद निक्कू का विरोध भी हुआ था और उन्हें काम भी मिला था। कई पंजाबी गायक उनके हक में भी आ गए थे। इसलिए आज निक्कू अपने परिवार के साथ श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने के लिए आए थे। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट में एक यात्री से 65 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। ये यात्री अधिकारियों को चकमा देकर जाने लगा था, लेकिन अधिकारियों को शक हुआ और उसे रोक लिया गया। यह सोना उसने अपने अंडरवियर में छिपा रखा था। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर भाजपा और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच पहले ही जुबानी जंग चल रही है। मामले में सीबीआई की छापामारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने और आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप भी लगा चुके हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिल्ली के स्कूलों के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच तीखी बहस हो रही है। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है। इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में कि अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग दिखाओ, बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेके चलेंगे ना। अच्छा सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है, देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। गौरव भाटिया सौरभ भारद्वाज को चुनौती देकर दिल्ली के स्कूलों का रियलिटी चेक करने पहुंचे थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंच गए और दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। दोनों नेताओं ने अपने अपने दावे के साथ अपने वीडियो ट्वीट भी किए हैं। सत्ता का सुख पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं, इसका उदाहरण आज हम आपको बताएंगे कि सत्ता सुख पाने के लिए कांग्रेस गोबर खरीदने को भी तैयार हो गई है। आप सुनकर हैरान तो होंगे, लेकिन ये सच है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस की ओर से अपने गारंटी पत्र में लिखा है, यदि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकार की ओर से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। इसके अलावा हर महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने की बात भी कही गई है। हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि मुफ्तखोरी की घोषणाओं को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। इसके लिए 3 जजों की एक कमेटी भी बनाई गई है। सीनियर जज तमाम पार्टियों से सुझाव मांग रहे हैं ताकि मुफ्तखोरी को रोका जा सके, क्योंकि मुफ्तखोरी ने देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग लालच में आकर पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन बाद में पार्टियां वो पैसा लाएंगी कहां से। इसीलिए जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स मनी जो लोग टैक्स देते हैं, उनका पैसा इन घोषणाओं में ही खपा दिया जाता है। ये इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी लड़ाई आज से पहले की बात करें तो हमेशा ही भाजपा और कांग्रेस में रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हिमाचल प्रदेश में हो गई है और आम आदमी पार्टी के नेता पूरी ताकत इन चुनावों को जीतने में लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की यह कोशिश है, भले ही वह सत्ता में ना आ सकें, लेकिन वह कांग्रेस को पछाड़कर
2 नंबर की पार्टी बनना चाह रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी भी जो इस समय सत्ता में है वह भी अपनी पूरी ताकत इन चुनावों को जीतने में लगा देगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना, 300 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही गई है। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी कांग्रेसी खरीदेंगे। बागवानी तय करेंगे फलों की कीमत, जो हॉर्टिकल्चर निर्माता हैं उन्हें ही ये फलों की कीमत तय करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी रखा गया है। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज भी किए जाने की बात कही गई है। यह आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिकों का तोड़ माना जा रहा है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की भी बात कही गई है। गाय भैंस पालकों से हर दिन गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने की भी बात कही गई है। लेकिन कांग्रेसियों से हमारा एक ही सवाल है, ऐसा नहीं है कि अब से पहले कभी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में ना रही हो, लेकिन तब कांग्रेसियों ने क्या किया, क्योंकि किस तरह से भ्रष्टाचार होता रहा ये सबके सामने है। जंडियाला के डडुआना गांव में हुए घटनाक्रम को लेकर निहंग सिंहों की ओर से आज अमृतसर देहात के एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपा गया और निहंगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की गई। आपको बता दें कि रविवार को ईसाई समुदाय और निहंगों के बीच खासी बहस हो गई थी, आपस में नोक-झोंक भी हुई थी। अमृतसर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, इसके बावजूद वे फैक्ट्री चल रही थी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।